हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अभी तक हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं, यानी उस अभिक्रिया को हम प्रतीकों और सूत्रों के रूप में जब प्रकट करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आज हम आगे देखने जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए यदि रासायनिक अभिक्रियाओं में हम देखें कि एक और परमाणुओं की संख्या 5 है और दूसरी और अगर 2 ही है तो इसका अर्थ है कुछ परमाणु डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए उस द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करने हेतु हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का अर्थ है उसके दोनों ओर, यानी कि अभिकर्मक की ओर और उत्पाद की ओर परमाणुओं की संख्या जो है समान होनी चाहिए। वहाँ जो तत्व उपस्थित हैं उसमें परमाणुओं की संख्या समान हो। यानी हमने कहा कि रासायनिक समीकरण के दोनों ओर विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान करने की विधि या इस प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण संतुलन कहते हैं, कहलाती है ये प्रक्रिया। इस हेतु हम जिस विधि का उपयोग करेंगे, हमारे सिलेबस में जो विधि है, बुक्स में जो दे रखी है, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी जो कंकाली रासायनिक समीकरण है उसको हम हिट एंड ट्रायल हम संतुलित करने के लिए इस विधि का उपयोग करेंगे कि हम ट्राई करेंगे कि परमाणु की संख्या एक निश्चित पूर्णांक से गुणा करने पर, नाम इसलिए पड़ा कि पूर्णांक, एक निश्चित पूर्णांक से यदि गुणा की जाए तो इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। यहाँ हम एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम कई और रासायनिक समीकरण को संतुलन करने का प्रयास बाद में करेंगे। जैसे यदि Fe लोहा जल के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 और H2, यदि इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है तो इसे किस तरह से संतुलित किया जाए, क्यों संतुलित करना है। देखिए यहाँ क्या है, Fe की संख्या 1 है जबकि यहाँ Fe कितना है, 3। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे पहला चरण है कि आप ये जो हमें रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, अर्थात जो हमारा समीकरण दे रखा है रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण में जो भी तत्व उपस्थित है उसमें परमाणुओं की संख्या को देख लें। यानी सर्वप्रथम असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की हम सूची बना लेते हैं। हमारे पास आयरन था, Fe, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन, दोनों और के तत्व लिखने हैं, अभिकर्मक भी लिखना है, उत्पाद में से भी तत्व लिखने हैं। हमने देखा Fe, देखिए ध्यान से, हम अभिकर्मक में परमाणुओं की संख्या किसकी देख रहे हैं, Fe की, तो यहाँ देखिए आपके पास सिर्फ एक परमाणु है। और वहीं उत्पाद में हम देखते हैं तो परमाणुओं की संख्या क्या है, 3 है। हाइड्रोजन के लिए यदि आप देखेंगे तो यहाँ O2 आपके पास उपस्थित है और इस और देखें तो यहाँ पर भी 2 परमाणु उपस्थित है। तीसरा तत्व हमारा ऑक्सीजन, यहाँ अभिकर्मक में परमाणुओं की संख्या 1 जबकि उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 4 होगी। अब हमने एक सूची बना ली, हमारे पास ये 3 तत्व उपस्थित हैं जिसमें परमाणुओं की संख्या संतुलित नहीं है, हमें इसे संतुलित करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले एक अधिक परमाणु वाला, जिसके अंदर परमाणु बहुत ज्यादा है, ऐसे यौगिक का चुनाव करते हैं और उसमें भी सबसे अधिक जिस तत्व में परमाणु है उसका चुनाव करेंगे। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकर्मक से हो या उत्पाद से, और उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनते हैं। हमारी इस रासायनिक अभिक्रिया में सबसे ज्यादा आपको किसमें दिखाई दे रहे हैं, Fe3O4 यौगिक में अंदर परमाणुओं की संख्या अधिक है और इसमें भी सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो हमारे इसलिए यहाँ तत्व कौन सा आ गया, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या प्रारंभ में कितनी है, तो यहाँ हमने लिख रखा है 1 और 4। अभिकर्मक और उत्पाद में कितने हैं, 1 और 4। हमें इन दोनों को समान करना है, अर्थात किसी एक पूर्णांक से गुणा करके इन दोनों को बराबर करना है। यानी कि मैं यदि इस 1 को 4 से गुणा कर दूं
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अभिकर्मक और उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान हो जाएगी। देखिए इस रासायनिक समीकरण में मैंने संतुलित करने के लिए अभिकर्मक में ऑक्सीजन को 4 से गुणा किया। हमारे पास ऑक्सीजन इस स्थान पर उपस्थित है, इसके आगे मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो यानी कि यहाँ इस तरह से हमारे पास रासायनिक समीकरण प्रस्तुत हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक अन्य तत्व का चुनाव करेंगे। हमारे पास अन्य तत्व है हाइड्रोजन, कोई भी तत्व ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं। Fe हमने इसका आपने ऑक्सीजन का चुनाव कर लिया, आपके पास 2 तत्व बचे हैं Fe और H। हम लेते हैं अन्य तत्व H के परमाणुओं की संख्या को। यदि अब हम देखें इस समीकरण के अंदर पहले स्टेप के बाद जो हमारे पास समीकरण आई, प्रारंभ में हमारे पास हाइड्रोजन की यहाँ 4 × 2 यहाँ गुणा होगा, इस और क्या होगा, गुणा होगा, और सामने भी ऐसा सीधा। तो देखिए आपके पास अभिकर्मक में कितने हैं, 8, और हम जानते हैं उत्पाद की। और यहाँ यदि अब देखें कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितनी है, 2, 8 और 2। अब हमें संतुलित करना है, यानी इस 2 को 8 करना है। तो हम किससे गुणा करें, तो हम जानते हैं 2 की यदि हम 4 से गुणा की जाए तो आपके पास संतुलित किया जाए तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान हो सकती है। अर्थात इस उत्पाद में आपको 4 की गुणा करनी है, हाइड्रोजन के आगे हमने 4 लिख लिया एज इट इज। बाकी समीकरण आपके सामने है। अब हमारे पास 2 तत्वों को हमने संतुलित कर लिया, लेकिन अभी भी आप सबसे पहले समीकरण को जांच लें और उसके बाद तीसरे तत्व को अब जो कि अब चुनते हैं, जो कि अभी तक क्या है, असंतुलित है। हमारे पास अब एक तत्व ही रहा है Fe। यहाँ भी वही स्टेप, सबसे पहले अभिकर्मक में परमाणुओं की संख्या देखें इस समीकरण से। अब उसको आप छोड़ दें, उसको भूल जाएं आप। यहाँ Fe परमाणु की संख्या है 1 और उत्पाद में आपके पास है 3, यानी कि 1 और 3 आपको अभिकर्मक में किसी पूर्णांक से गुणा करना है। तो आपने कहा कि 3 से गुणा करेंगे, तो आपने इस Fe के आगे लिख दिया 3। ये देखिए 3 Fe 4H2O, Fe3O4 4H2। यदि आप इसे देखें, अब इस अगले स्टेप में हम देखेंगे हमने तीनों तत्वों का एक संतुलित कर लिया है। फिर भी आप इसे जांच कर लें, क्या किसी अन्य पूर्णांक को लगाने से कहीं और परिवर्तन नहीं आ गया। पर तत्वों के परमाणु की संख्या को हम फलीकरण करते हैं, हमारे पास कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थात सभी तत्व अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है। 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2, सभी तत्वों की संख्या, परमाणुओं की संख्या जो तत्वों में वो समान है। आगे हम देखते हैं इन रासायनिक समीकरण को और ज़्यादा सूचना देने वाला, ज़्यादा जानकारी देने वाला कैसे बनाया जा सकता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है कि ये इन शॉर्ट में बहुत ही संक्षिप्त विधि में आपको रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण जानकारी देता है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया को कैसे और अधिक जानकारी पूर्वक बनाया जाए। रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाना, हम रासायनिक समीकरण को और अधिक इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। यहाँ हमारे पास 3 हम लेते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं जिसके द्वारा हम उसे और ज़्यादा सूचनापूर्वक बना सकते हैं। पहला हमारा है अभिकर्मक व उत्पाद की भौतिक अवस्था को दर्शाकर। आप जानते हैं भौतिक अवस्थाओं के बारे में अपरिचित हैं। किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, यानी पदार्थ ठोस है, द्रव है, गैस है। यहाँ बात करें उसका जलीय विलयन है, तनु यदि कोई अम्ल है, तनु रासायनिक पदार्थ है, यानी उसका जलीय विलयन हमने बना रखा है, तो उसको यदि आप रासायनिक समीकरण में दर्शाएं तो वह ज़्यादा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो है ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। अभिकर्मक व उत्पाद की भौतिक अवस्था को, जैसे ठोस के लिए हम प्रतीक का उपयोग करेंगे स्मॉल s का, द्रव L, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ हम उदाहरण से समझते हैं कैसे हम प्रदर्शित करें। तो एक अभिक्रिया आपके सामने लिखी है 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2। इस अभिक्रिया में मैंने कहा ये जो Fe है ये किस फॉर्म में, चूर्ण के रूप में है, सॉलिड है, S लिखा। H2O ये हीट, भाप के रूप में, इसलिए से यहाँ मैंने G से प्रदर्शित किया है। Fe3O4 ये भी सॉलिड, और बनने वाले हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में, गैस रूप में। और ऐसा ही दूसरा उदाहरण यदि हम लें, जिंक की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल कैसा है, तनु अम्ल है, इसलिए हमने क्या लिखा, उसका AQ यानी कि उसका जलीय विलयन।
सॉलिड एक्वस जिंक सल्फेट। अब यहाँ हमारे पास चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड जलीय विलयन था तो हमें जिंक सल्फेट भी एक एक्वस में AQ जलीय विलयन के रूप में और H2 जो है गैस के रूप में प्राप्त होगी। इस तरह से हमने इसे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए नेक्स्ट एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि उस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा का उपयोग हो रहा है या ऊष्मा उसके द्वारा उत्सर्जित हो रही है। इस आधार पर अगर हम बात करें तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के ऊष्माक्षेपी रासायनिक समीकरण नहीं, रासायनिक अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी किसे कहेंगे? हालांकि मुझे लगता है कि आपको पता होगा, आप बहुत ही होनहार हैं, पहले से आपने पढ़ रखा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक से उत्पाद बनने के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यदि उत्पाद बनता है, उत्पाद के साथ ऊष्मा भी बनती है और उसका उत्सर्जन होता है। सामान्य रूप से अगर हम बात करें दहन की जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन समीकरणों को देखें। जैसे यदि कार्बन का दहन किया जाए, लकड़ी का दहन जिसमें कार्बन उपस्थित है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन C प्लस, कार्बन किस फॉर्म में? अभी हमने ऊपर देखा था सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, CO2 और उसके साथ में क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रही है, तो हीट को हमने यहाँ लिख लिया। और ऐसे ही प्राकृतिक गैस जिसका मुख्य अवयव होता है मेथेन, नेचुरल गैस मुख्य अवयव मीथेन, CH4 गैस फॉर्म में, 2 ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O हमें प्राप्त हुआ और इसके साथ क्या प्राप्त हो रही है? हीट प्राप्त हो रही है, ऊष्मा प्राप्त हो रही है। कैसी अभिक्रियाएं हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। दूसरा हम बात करें ऊष्माशोषी, ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं हैं जहां ऊष्मा का अवशोषण होगा? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद निर्माण हेतु ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होती है तो जब वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण करें उस अभिक्रिया के दौरान हीट अवशोषित, यानी कि हमने इसे प्लस के द्वारा दर्शाया किस ओर? अभिकर्मक की ओर। और यदि ऊष्माक्षेपी है तो हम इसे कहाँ दर्शाते हैं? उत्पाद की ओर। और तीसरा तरीका हो सकता है जिन परिस्थितियों में अभिक्रिया संपन्न हुई, परिस्थितियों का यहाँ अर्थ है दाब क्या रहा, ताप क्या रहा, कौन से उत्प्रेरक उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर योगदान दे रहे थे, इन परिस्थितियों को यदि हम रासायनिक समीकरण में दर्शाएं तो ये रासायनिक समीकरण बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है। उदाहरण के रूप में पोटेशियम क्लोराइड KClO3 की यदि हीट, ये सिंबल किसका है? हीट का। हीट को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है तो KCl और ऑक्सीजन आपको प्राप्त होती है। यानी कि ये 3 तरीके हैं रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के। अभी तक हमने रासायनिक समीकरण को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मुख्य रूप से कुछ मुख्य महत्वपूर्ण प्रकार हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन, द्विविस्थापन और उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। ये आपके सिलेबस के अंदर या बुक्स के अंदर ये सभी क्रियाएं आपके सिलेबस में है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण संयोजन अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला है संयोजन या संयुग्मन। जैसा कि सबसे लग रहा है संयोजन, यानी कि यहाँ पदार्थ जुड़ेंगे उनका युग्मन होगा। संयुग्मन जैसा नाम से प्रदर्शित है, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल है। आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम के फीते का दहन। मैग्नीशियम के फीते को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें फीते से एक श्वेत रंग का एक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी वो मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो आपको 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी 2 पदार्थ जुड़े, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। ऐसे ही यदि हम चूना कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, जिसे हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, काफी महत्वपूर्ण है, सीमेंट निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO H2O इनकी अभिक्रियाएं कराएं बिना बुझे चूने में यदि पानी डालते हैं तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं बुझा चूना प्राप्त होता है। 2 पदार्थों ने युग्मन किया तो क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से कोयले का दहन, थोड़ी देर पहले हमने देखा कार्बन
और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। दो पदार्थ, दो तत्व मिलकर एक नया एकल उत्पाद बना रहे हैं। जैसे ही जल निर्माण में भी यही होता है। आगे की दूसरी जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन, द्विविस्थापन और उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, हम अगली क्लास में लेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक हमने आज जो पढ़ा आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई दुविधा रहती है, कोई प्रश्न रहता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। जितना आप पूछेंगे उतना आपका टॉपिक क्लियर होगा। आपका बेसिक क्लियर होना बहुत आवश्यक है। 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आपका बेसिक जितना क्लियर होगा, आगे आपके भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काम आएगा आपके। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करते रहें। शेयर करने से आपके जो मित्र हैं वो भी इस क्लास का लाभ ले सकेंगे। थैंक यू।